कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में बीजेपी नेता के भाई और पिता की भी मौत हो गई है। लापरवाही बरतने के इल्जाम में बीजेपी नेता के सभी 10 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर में बौखलाए आतंकवादियों का हमला, बीजेपी नेता के परिवार पर बरसाई गोलियां, सुरक्षा में चूक, 10 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार। कश्मीर में हाल के महीनों में सेना और पुलिस के हाथों लगातार मारे जा रहे आतंकी संगठनों ने बुधवार को बांदीपुरा में बीजेपी नेता को निशाना बनाया। यहां पुलिस थाने के करीब बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वसीम बारी और उनके परिवार पर आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। इस जघन्य हमले में वसीम बारी के अलावा उसके पिता बशीर अहमद और भाई उमर बशीर की भी मौत हो गई। ये हमला बारी की दुकान के बाहर रात 9 बजे किया गया। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने भी माना कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्योंकि बारी को 10 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, लेकिन हमले के वक्त कोई उनके पास नहीं था। सभी 10 सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बड़े सियासी हमले के बाद बीजेपी के कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के सभी बड़े नेताओं ने गुस्सा जताया। यहां तक कि पीएम ने भी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह से घटना के बारे में जानकारी ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके कहा, ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। दुख की घड़ी में पार्टी उनके परिवार के साथ है। मैं भरोसा देता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो ये न समझें कि उनकी हत्या से ये मूवमेंट रुकने वाली है या इस उनके बलिदान से कोई कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ कोई डर पैदा होगा। ऐसा नहीं, वो देश के लिए बलिदान हुए, भारत माता के लिए बलिदान हुए, तिरंगे के लिए बलिदान हुए हैं और विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए जो उनकी बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी नेता की हत्या पर दुख जताया। कश्मीर में जाहिर तौर पर आतंकवादी पूरी तरह बौखला गए हैं। हाल के महीनों में लश्कर और हिजबुल के कई टॉप कमांडरों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। ये हमला आतंकवादियों की हताशा को दिखाता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मौसम की बात कर लेते हैं। बारिश और बाढ़ ने पूर्व से पश्चिम तक हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं और मैदानी इलाकों में बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। कोरोना संकट के इस दौर में कुदरत जमकर कहर ढा रही है। गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में बारिश ने कोहराम मचाया है और अगले 2 दिनों तक हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। पूरब से पश्चिम तक हाहाकार। पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार। उफन रहा है नदियों का पानी। कोरोना का कहर क्या कम था कि कुदरत ने भी जैसे दुश्मनी ठान ली है। कभी भूकंप तो कभी तूफान और कभी सैलाब। साल 2020 के शुरुआत से शुरू हुआ हाहाकार देश को दहला रहा है। आसमान से आफत की बरसात है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पानी ने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मचाई है। सड़कें समंदर बन गई हैं और नदियों का पानी घरों में तबाही मचा रहा है। सौराष्ट्र में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ पानी पानी हो गया है। द्वारका कारोबारी भी बेहाल हैं। बाढ़ का पानी दुकानों में भरे माल का सत्यानाश कर चुका है। पोरबंदर के राणा वाव के खेतों में बाढ़ का पानी घुसा तो 4 लोगों की जान पर बनाई। एनडीआरएफ की टीम ने किसी तरह चारों को बाहर निकाला। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र में कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन अगले 24 घंटे में जामनगर, कच्छ और द्वारका में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 2 दिन के लिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र में भी तेज आंधी और बारिश जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मुंबई में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए हैं। अलग अलग हादसों में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश में भी हालत बदतर है। सरयू और घाघरा नदी उफान पर हैं। बाराबंकी में नदियों का पानी किनारों को तोड़कर बह रहा है। आसपास के गांव कभी भी डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश के साथ बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चंपावत में शारदा बैराज ओवरफ्लो हो गया है और आसपास के इलाके जलमग्न होने लगे हैं। असम में बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ग्वालपाड़ा में 39 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेतों में घुसा पानी 3600 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला और सोलन में भूस्खलन की भी चेतावनी दी गई है। अहमदाबाद से गोपी मनियार, बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा और ग्वालपाड़ा से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह पर खाक छान रही है, लेकिन अभी तक विकास दुबे का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। राजस्थान तक विकास दुबे की तलाश तेज कर दी गई है। इसके साथ ही नोएडा के फिल्म सिटी में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं कानपुर रेंज के आईजी ने चौबेपुर थाना स्टाफ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। पुलिस पहले ही इस गैंग की कमर तोड़ चुकी है। 1 गुर्गा मारा जा चुका है, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और बारी अब विकास दुबे की है, जो कि शहर शहर भागा फिर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, विकास दुबे का एक और करीबी मारा गया है, यह भी खबर आ रही है। कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अमर दुबे, विकास दुबे का जो राइट हैंड था, उसको मार गिराया था और अब खबर ये आ रही है कि एक और करीबी विकास दुबे का वो भी मार गिराया गया है। प्रभात मिश्रा पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको मार गिराया है। शिवेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेन, क्या अपडेट है? एक और करीबी मारा गया विकास दुबे का। देखिए, इस मामले में प्रभात मिश्रा जो कि फरीदाबाद से पकड़ा था पुलिस से एसटीएफ ने और उसको कानपुर लाया जा रहा था, उसको मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि जब उसको लाया जा रहा था तो कानपुर के पास पहुंचने से पहले वो भागने की कोशिश कर रहा था वैन से, तो उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, गाड़ी रोकी गई थी। उसी दौरान वो भागने की कोशिश कर रहा था, तब फायरिंग हुई है और इसी फायरिंग में उसको गोली लगी और उसके बाद मौत हुई है। इसके अलावा भी एक और बदमाश जिसको बताया जा रहा है इसी मामले में शामिल था, उसको इटावा में बब्बन नाम का आदमी है, उसको भी मारा गया है। हालांकि प्रभात मिश्र से बहुत ज्यादा जानकारी मिल सकती थी क्योंकि प्रभात लगातार विकास दुबे के साथ में था और जिस वक्त विकास दुबे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया उस वक्त प्रभात और अंकुर को पकड़ा गया था इस सिलसिले में। तो प्रभात को लेकर के कानपुर पुलिस आ रही थी, लेकिन इसी बीच में रास्ते में इस तरह की घटना हुई और उसके बाद प्रभात को मारा गया है। इस मामले में जो बब्बन मारा गया है वो भी घटना में शामिल था और वो इटावा में छुपा हुआ था। इटावा में वहां पर एक टीम रेड कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से उसके बारे में पता चला था और उसको भी इटावा में मार गिराया गया है। शिवेन, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए कल ही गिरफ्तारी हुई थी और प्रभात वही शख्स था जो उसी दिन से विकास दुबे को लेकर जगह जगह जा रहा था और सेक्टर 87 फरीदाबाद में वही लेकर आया था। फिर उसके बाद फरीदाबाद के होटल में भी वही लेकर गया था, अंकुर से भी उसी ने मिलवाया था। यानी बहुत सारी जानकारियां प्रभात से मिल सकती थी। देखिए, बेहद अहम कड़ी था इस पूरे मामले में, लेकिन एक बात और भी तय है कि इस मामले में बिल्कुल साफ सख्त निर्देश है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि किसी भी सूरत में कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए और शायद इस संदेश को बहुत ही गंभीरता से यूपी पुलिस ने भी लिया है क्योंकि प्रभात एक ऐसी कड़ी था जिसके जरिए न सिर्फ विकास आगे मदद ले रहा था बल्कि आगे पुलिस जो अपनी जांच कर रही थी उसमें प्रभात की मदद ले रही थी। कई गेस्ट हाउसेज और होटल में छापेमारी करने के लिए भी प्रभात का सहारा लिया गया था और प्रभात के साथ गई थी और उसके बाद इसको कानपुर लाया जा रहा था ताकि और लोगों की पहचान हो सके, वहाँ रेड डाली जा सके और सबूत इकट्ठा किया जा सके।
और रास्ते में जब ये पुलिस टीम लेकर के आ रही थी तो उस दौरान वो उसने वैन से निकल के भागने की कोशिश की, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी पंचर हुई थी और गाड़ी को रोका गया था और उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की जब ये घटना हुई है, जिसमें कि मुठभेड़ में ये मारा गया है। बब्बन चूंकि इटावा में मारा गया, शिवेंद्र, उसके बारे में क्या अपडेट दे पाएंगे? देखिए, बब्बन भी विकास दुबे का पुराना जानने वाला था और घटना की रात को फोन करके बुलाया गया था और बब्बन लगातार संपर्क में था और दूसरे लोगों के, बब्बन का विकास से संपर्क नहीं था इस दौरान जब घटना के बाद से फरार हुआ था, लेकिन और दूसरे लोगों से संपर्क था और उन लोगों के हाइडआउट के बारे में उसको आइडिया था, इसलिए पुलिस उसकी चेस कर रही थी। क्योंकि मैं रोक रही हूँ आपको जरा। मोहित अग्रवाल कानपुर आईजी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मोहित जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्योंकि काफी जानकारियां प्रभात से मिल सकती थी। मोहित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मोहित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, बताइए। जी मोहित जी, जानना चाहेंगे जी, मोहित जी जानना चाहेंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ प्रभात को, क्योंकि लेकर जाया जा रहा था और उसके बाद जो खबर आई है कि उसने भागने की कोशिश की। जी हाँ, ये रास्ते में गाड़ी का पहिया पंचर हुआ है और जब जिस समय पंचर बनाया जा रहा था उसी समय इसने गोली मारते हुए ये भागा है, हमारे एसआई की पिस्टल छीन के, और फिर पीछा हुआ है। उसी मुठभेड़ हुई है पुलिस की, उसकी गोली लगी है, इसको अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मोहित जी, जरा विस्तार से बता पाएंगे इसको गोली लगी, अस्पताल में पहुंचाया गया या वो मारा गया है? इसको यहाँ से भी हॉस्पिटल पर भेजा गया है, इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है अभी। जी, अब पूरा घटनाक्रम बता पाएंगे मोहित जी, क्या कुछ हुआ था, किस दौरान और कहां पर एग्जैक्टली गाड़ी पंचर हुई थी? पूरी डिटेल आपको थोड़ी देर में बताई जाएगी इसके बारे में। जी, अभी मुख्य रूप से यही है कि ये हमारे एसआई की पिस्टल लेकर करके भागा था, पुलिस ने इसका पीछा किया, फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, जिसमें ये घायल हुआ है। जी, और जो बाकी लोग उसके साथ थे उनके बारे में क्या खबर है? आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल जिनसे हम बात कर रहे थे, एक चीज जो उन्होंने क्लियर की है। शिवेंद्र, अगर आप हमारे साथ हैं तो जरा बताइए, क्योंकि मोहित अग्रवाल ये हमें बता रहे थे कि उसको गोली मारी गई है, अस्पताल में भर्ती अभी उसको करवाया गया है, क्योंकि पिस्टल लेकर भाग रहा था। जी शिवेंद्र। देखिए, पूरा घटनाक्रम ये है कि उसको कानपुर लाया जा रहा था, क्योंकि फरीदाबाद में उसको पकड़ा गया था, वहाँ यूपीएससी अपने ठीक से पूछताछ नहीं कर पाए थे। हालांकि उसके जरिए तमाम जगहों पर रेड करने की कोशिश की थी, जिससे विकास दुबे के हाइडआउट का पता लग सके। विकास दुबे साथ में था और ये बेहद अहम कड़ी था, लेकिन जब कानपुर लाया जा रहा था तो इस मकसद से लाया जा रहा था कि ताकि वो घटना स्थल पर और बाकी दूसरे साथियों के बारे में पता कर सके। हालांकि पुलिस ने शुरुआती पूछताछ उससे की थी, तो लेकिन उसका कानपुर लाया जाना बेहद अहम था, इसी वजह से उसको लाया जा रहा था। इसी बीच बताया जा रहा है कि जिस वैन में उसको बंद करके लाया जा रहा था, वो वैन पंचर हो गई, वहां पर गाड़ी रोकी गई और जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक उसने एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की, इसी में उसको गोली मारी गई और गोली लगने के बाद तो सीएचसी जो कानपुर में सीएचसी है, हॉस्पिटल है, उसको वहां पर ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि ये अभी आईजी साहब जो बता रहे थे कि वो घायल है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक उसकी मौत हो चुकी है और उसको एनकाउंटर में ही मारा गया है। इसके अलावा उसका एक और साथी, इस पूरे ग्रुप का एक साथी जो कि उस दिन घटना के दौरान मौजूद था, वो बब्बन नाम का आदमी इटावा में मारा गया है। उसके बारे में अभी शुरुआती जानकारी जितनी है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से टीमें चेस कर रही थी और वो भी एक अहम कड़ी था जो कि बाकी लोगों के साथ संपर्क में था। विकास दुबे से संपर्क बीच नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के साथ संपर्क में था और वो मिलता तो उससे भी जानकारी मिलती, लेकिन उसको भी मारा गया। क्योंकि जानकारियां इकट्ठा करना बेहद जरूरी था। कल ही गिरफ्तारी हुई थी प्रभात की भी, लेकिन खबर जो आई, जिस तरीके से हम आईजी साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गोली लगी, लेकिन शिवेंद्र जो बता रहे हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, वो ये है कि वो मारा गया है। शिवेंद्र लाइन पर रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बारे में और अपडेट आपसे लेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कानपुर से लौटकर लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को सौंपी जांच रिपोर्ट और सीओ मल्हार देवेंद्र मिश्रा द्वारा थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ एसएसपी को लिखा गया था पत्र और जांच में सही पाया गया। लक्ष्मी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच पड़ताल और सीओ के
कार्यालय के स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि सीओ द्वारा एसएसपी को लिखा गया पत्र बिल्कुल असली था और सीओ के कंप्यूटर में ये पत्र मौजूद पाया गया है और इस पत्र को कार्यालय में तैनात एक महिला सिपाही ने टाइप किया था। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर एक स्टाफ तक ने एसएसपी को भेजे इस पत्र की पुष्टि की है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस मामले की और गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच किए जाने की सिफारिश भी की है। अब जांच में ये पत्र सही पाया गया और इस बात की जांच होनी चाहिए कि एसएसपी ऑफिस से इस पत्र को किसने गायब किया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर लिखा जाता है और वो गायब हो जाता है। शिवेंद्र, देखिए, ये भी बहुत अहम बात है क्योंकि लगातार सीओ न सिर्फ शिकायत कर रहे थे पुलिस के बिहेवियर के बारे में और बल्कि विकास दुबे के साथ नेक्सस के बारे में, और जो एसएसपी उस वक्त थे आनंद देव, उन पर आरोप ये लग रहे थे कि वो किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे थे और ये वही सीओ हैं जो कि इस पूरे मामले में शहीद हुए। उन्होंने बहुत साफ तौर पर विनय तिवारी के बारे में लिखा था और बताया था कि वो कई मामलों में गलत कर रहे हैं और उसमें धाराएं बदल करके लोगों को फायदा दे रहे हैं, अपराधियों को फायदा दे रहे हैं, कई मामलों में छोड़ा जा रहा है। ये सब शिकायतें कई बार की, एक शिकायत नहीं बल्कि कई पत्र लिखे गए और उस वक्त आईजी कानपुर रेंज ही शुरुआत में जांच कर रहे थे, लेकिन बाद में इसकी जांच लक्ष्मी सिंह जो कि आईजी रेंज लखनऊ है उनको जांच दी गई और उन्होंने बाकायदा तमाम कंप्यूटर और ऑफिस और दस्तावेज खंगाले थे, जिसके बाद सरकार ने फौरन ही उनसे रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर ये पाया गया है कि जो सीओ ने चिट्ठी लिखी थी उसमें लगाए गए सभी आरोप सही थे, बल्कि वो चिट्ठी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, वो चिट्ठी भी मूल रूप से सीओ के कंप्यूटर में प्राप्त हुई। इसका मतलब साफ था कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और उनकी ये जो शिकायत थी वो जेन्युइन थी। तो इसी सब के आधार पर ये रिपोर्ट दी गई है और बहुत मुमकिन है कि अब इस पूरे मामले में आनंद देव भी और ज्यादा मुश्किल में आए, क्योंकि उस वक्त जब आनंद देव यहाँ पर एसएसपी थे तो उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ एसओ को सपोर्ट कर रखा था बल्कि और तमाम ऐसे आपराधिक गतिविधियां हो रहे थे जिस पर वो आंख बंद के बैठे हुए थे। तो ये बेहद अहम कड़ी है और इसकी वजह से बहुत जरूरी है कि इस जांच में उनका नाम भी अब शामिल हो। हालांकि आनंद देव को ट्रांसफर किया गया है, उनको पीएससी भेजा गया है। इससे पहले वो एसटीएफ में यहीं पर थे और इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे, लेकिन पीएससी भेजा गया है। तो उसके बाद अब क्या आगे होता है ये देखने की बात है। शिवेंद्र, नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। शिवेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अब सवाल बड़ा ये है कि उस जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। सबसे बड़े सूबे की पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन फिर भी गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और इस बीच हैरान करने वाली खबर यह है कि विकास दुबे 2-3 दिनों तक मौका वारदात से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक 120 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, कहां है गैंगस्टर विकास दुबे? पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही है और विकास दुबे लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो यूपी से निकला, हरियाणा के फरीदाबाद में उसके होने की खबर मिली, फिर पुलिस ने राजस्थान और दिल्ली पर नजरें टिकाई। बिहार बॉर्डर पर भी चौकसी है और मध्य प्रदेश में भी तलाशी अभियान चल रहा है। 2.5 लाख का इनाम 5 लाख कर दिया गया है, लेकिन ना कहीं से कोई जानकारी मिल रही है और न ही कोई सुराग। मतलब एक गैंगस्टर ने कई राज्यों के पुलिस के नाक में दम कर रखा है। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। अब चलिए सबसे हैरान करने वाला पहलू सुनिए। सूत्र बताते हैं कि बिकरू गांव में वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे ने 2 से 3 किलोमीटर दूर शिलवी गांव में अपने दोस्त के घर शरण ली थी और 2-3 दिनों तक वहीं छिपा रहा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इससे 2 बातें समझी जा सकती हैं। पहली ये कि या तो पुलिस का नेटवर्क बिल्कुल फेल था या फिर पुलिस में अपने नेटवर्क की वजह से वो बड़े आराम से वहां टिका रहा। यही नहीं, कानपुर से निकलकर वो बड़े आराम से फरीदाबाद तक पहुंच गया और अपने करीबी के घर शरण ली, होटल में भी टिका
और फिर वहां से भी फरार हो गया। पुलिस एक बार फिर हाथ मलती रह गई। दरअसल होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में जिस शख्स की तस्वीरें कैद हुई हैं, वो विकास दुबे बताया जा रहा है। 2/3 की जुलाई की जो घटना थी, उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बहरहाल फरीदाबाद में पुलिस को विकास दुबे के गैंग में कोरोना की एंट्री के भी सबूत मिले। विकास के जिस करीबी प्रभात की गिरफ्तारी हुई, वो कोरोना पॉजिटिव निकला। यूपी पुलिस ने प्रशांत को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। इस बीच विकास दुबे की खोज में लगी पुलिस ने उसके 2 करीबियों को घेरा। अमर दुबे हमीरपुर में एनकाउंटर में ढेर हो गया और दूसरा श्यामू वाजपेयी कानपुर में एनकाउंटर में जख्मी हो गया। उधर विकास दुबे के भेदिया का काम करने वाले चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी और एक दूसरे स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शन के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। पुलिस या एक्शन के बीच विकास दुबे को लेकर सियासत भी सुलग रही है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे की पत्नी ने समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता ले रखी थी। आपके अधिकारी का नाम उसमें आ रहा है, आपके नेताओं का नाम आ रहा है, अपने मुंह से ले रहा है। मैं कहता हूं विकास दुबे का कोई इंटरव्यू दिखा दे जिसमें समाजवादी के नेता का उसने नाम लिया हो, आपके नेताओं का नाम आ रहा है, उसके बाद आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी के लिए। विकास दुबे के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी फरार है। अब यूपी पुलिस ने पूरे दुबे परिवार वाला पोस्टर भी छपवा लिया है और सारे बॉर्डर पर चिपका दिया है। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर भी एलडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया है और दस्तावेज मांग लिए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर कहां है वो गैंगस्टर। अपराधी का सर ऊंचा नहीं उठना चाहिए। अपराधी को उसके कृत्यों का कुकृत्यों का दंड मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। और आप देखो कि जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाके तलाश जारी है। सोचता हूँ जल्दी सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। तलाशी हो रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं, नाकेबंदी की जा रही है, लेकिन विकास दुबे नहीं मिल रहा है। बहरहाल खबर ये भी है कि दिल्ली के वकीलों को विकास दुबे से जुड़े कुछ लोगों ने अदालत में सरेंडर के नियमों को लेकर फोन किए। तो क्या विकास दुबे गिरफ्तारी से पहले सरेंडर कर देगा और एक बार फिर पुलिस हाथ मलती रह जाएगी? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। तो बड़ी खबर, विकास दुबे का एक और सहयोगी बब्बन शुक्ला भी मार गिराया गया है। पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मारा है। इटावा में पुलिस ने रणबीर बब्बन शुक्ला को मार गिराया है। बब्बन शुक्ला पर भी 50,000 का इनाम था। सर्विलांस के जरिए उसको ट्रेस किया जा रहा था। बब्बन वही शख्स है जिसको घटना की रात बुलाया गया था। हालांकि जो खबर मिल पा रही वो ये कि उसका डायरेक्ट किसी तरह से कोई लिंक विकास दुबे के साथ नहीं था, संपर्क में नहीं था। लेकिन जो विकास दुबे के साथ गुर्गे थे बाकी, उनके साथ बब्बन का लिंक था और उन्होंने ही बब्बन को वहां से बुलाया था। यानी बब्बन के जरिए भी जो विकास का पूरा गैंग है उसके बारे में जानकारी मिल सकती थी। बब्बन शुक्ला को मार गिराया गया है। इटावा में उसको मारा गया है। सर्विलांस के जरिए उसको ट्रेस किया जा रहा था। घटना की रात भी बब्बन को वहां फोन करके बुलाया गया था। इसके बाद से ही बब्बन फरार चल रहा था। विकास दुबे के जो बाकी साथी हैं उनके साथ संपर्क में था, उनका करीबी माना जाता था बब्बन। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसको मार गिराया है। इटावा में एनकाउंटर में उसको मारा गया है। 50,000 का इनाम बब्बन पर भी था। रणवीर उसका नाम था, बब्बन शुक्ला के नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन उसको मार गिराया है इटावा में क्योंकि पुलिस लगातार उसको ट्रेस कर रही थी। विकास दुबे और उसके तमाम साथी और खासकर वो जो
घटना की रात उसके साथ मौजूद थे कि करके पुलिस सबका काम तमाम कर रही है सीधे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। एक एक करके विकास दुबे के साथियों को पकड़कर मार गिराया जा रहा है, सबका एनकाउंटर किया जा रहा है, क्योंकि क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बब्बन का लिंक किस तरीके से विकास के साथ जुड़ता है? हालांकि घटना की रात उसको बुलाया गया था वहां पर। देखिए, बब्बन भी विकास दुबे का बेहद करीबी था। हालांकि इस वक्त जब विकास दुबे फरार चल रहा है उस दौरान उसके साथ नहीं था, लेकिन बब्बन उस पूरी घटना के दौरान वहां सिर्फ न मौजूद था बल्कि अपराधी के साथ ही है। इस पर 50,000 का मुकदमा पहले भी है और वो कानपुर का ही रहने वाला है, जिसको अभी मारा गया है और इटावा में मारा गया है क्योंकि वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर छुप रहा था और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जो टीम है यूपीएससीएफ की वो लगातार उसका पीछा कर रही थी और इसी के चलते जब उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने वहां पर रेड की, लेकिन इसने फरार होने की कोशिश की, जैसा कि पुलिस के सूत्र बताते हैं, और उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई है, मारा गया है। ये भी बेहद अहम कड़ी था क्योंकि वो घटना के रात विकास दुबे के साथ तमाम गुंडे उसके मौजूद थे, उसमें एक बब्बन भी था और बब्बन का नाम रणवीर भी है और रणवीर और बब्बन पूरी घटना में मारा गया है। जी जी, शिवेंद्र नजर बना रखे, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 50,000 का इनाम भी था बब्बन पर। आगे बढ़ेंगे, इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। बात कश्मीर की कर लेते हैं, जहां के बांदीपोरा इलाके में आतंकवादियों ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में बीजेपी नेता के भाई और पिता की भी मौत हो गई है। लापरवाही बरतने के इल्जाम में बीजेपी नेता के सभी 10 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर में बौखलाए आतंकवादियों का हमला, बीजेपी नेता के परिवार पर बरसाई गोलियां, सुरक्षा में चूक, 10 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार। कश्मीर में हाल के महीनों में सेना और पुलिस के हाथों लगातार मारे जा रहे आतंकी संगठनों ने बुधवार को बांदीपुरा में बीजेपी नेता को निशाना बनाया। यहां पुलिस थाने के करीब बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वसीम बारी और उनके परिवार पर आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। इस जघन्य हमले में वसीम बारी के अलावा उसके पिता बशीर अहमद और भाई उमर बशीर की भी मौत हो गई। ये हमला बारी की दुकान के बाहर रात 9 बजे किया गया। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने भी माना कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्योंकि बारी को 10 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, लेकिन हमले के वक्त कोई उनके पास नहीं था। सभी 10 सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बड़े सियासी हमले के बाद बीजेपी के कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के सभी बड़े नेताओं ने गुस्सा जताया। यहां तक कि पीएम ने भी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह से घटना के बारे में जानकारी ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके कहा, ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। दुख की घड़ी में पार्टी उनके परिवार के साथ है। मैं भरोसा देता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो ये न समझें कि उनकी हत्या से ये मूवमेंट रुकने वाली है या उनके बलिदान से कोई कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ कोई डर पैदा होगा। ऐसा नहीं, वो देश के लिए बलिदान हुए, भारत माता के लिए बलिदान हुए, तिरंगे के लिए बलिदान हुए हैं और विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए जो उनकी बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी नेता की हत्या पर दुख जताया। कश्मीर में जाहिर तौर पर आतंकवादी पूरी तरह बौखला गए हैं। हाल के महीनों में लश्कर और हिजबुल के कई टॉप कमांडरों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। ये हमला आतंकवादियों की हताशा को दिखाता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।